देखो आगे। अच्छा देखो, पिछले टर्म पे रिड्यूस्ड मास की बात हुई थी। एक तुमने फॉर्मूला देखा था 1/μ=1/μ1 प्लस 1/μ2। जरा देखो उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा वो फॉर्मूला जरा समझने के लिए कुछ चीजें देखना। एक बात जरा सोचो, देखो अगर मान लो हमारे पास इस तरह से दो बॉडीज हैं और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर म्यूचुअली फोर्स लगा रही हैं, एक दूसरे पर ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही हैं, तो जरा समझना क्या हो रहा है। अगर मान लो इनका मास हमारे पास m1 m2, ये दूरी हमारे पास r है, तो हमारे पास इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोले इतनी बात क्लियर? ये हमारे पास न्यूटन का फोर्स होता है। अब जरा समझ रहा, इतना ही फोर्स ये वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी में लगा रही है और इतना ही फोर्स दूसरी वाली बॉडी पहली बॉडी में लगा रही है। बोलो इतनी बात क्लियर? अगर दो बॉडीज एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगाएंगी तो हमारे पास एक ये फोर्स की वैल्यू है। ये फोर्स की वैल्यू क्या बताती है कि इतना ही फोर्स पहली वाली बॉडी दूसरे में लगाएगी और इतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहले में लगाएगी। इतनी बात क्लियर आता है? अच्छा एक बात जरा बताओ, ये बॉडी छोटी दिख रही है, तो अगर इतना फोर्स छोटी बॉडी में लगाओगे तो ये बॉडी किसी एक्सेलरेशन से भागेगी। चलो मान लेते कुछ a2 एक्सेलरेशन है m2 का, और अगर इतना ही फोर्स, चलो इसमें थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं ये जो फोर्स लग रहा है ये मान लो थोड़ी देर के लिए 20 न्यूटन है, ठीक है। अब सोचो 20 न्यूटन का फोर्स अगर हल्की बॉडी में लगेगा तो ये किसी एक्सेलरेशन से भागेगी। अगर यही 20 न्यूटन का फोर्स भारी बॉडी में लगेगा तो ये कोई एक्सेलरेशन a1 से मूव करेगी। ध्यान सुनना, अब हल्की बॉडी का एक्सेलरेशन a2, भारी बॉडी का एक्सेलरेशन a1। तो पहले तो एक बात ये सोचो, a1 और a2 में बड़ा कौन है? सोचो जरा, अगर हमारे पास फोर्स दोनों में बराबर लग रहा है तो जो हल्की बॉडी होगी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो यहां से एक बात समझ में आती है, जो a1 देख रहे हो ये हमारे पास छोटा होगा और a2 हमारे पास बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब एक बात समझना, ध्यान से देखना, अगर हम यहां पर इन दोनों बॉडीज को देखें तो पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल मतलब होता है पारस्परिक, एक दूसरे पर लगने वाला, ठीक है। अगर दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं तो दोनों बॉडीज में मोशन होता है। अब तेज कौन सी बॉडी चलेगी? जो हल्की होगी। जो बॉडी हल्की होगी वो ज्यादा तेज चलेगी। इतनी बात क्लियर? इतने से तुम्हें ये समझ में आया? अब जरा एक बात देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला तो एग्जाम्पल यही देखो कि हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वो क्या कर रहे हैं जरा देखो। अब यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस है और हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो जरा सोचो वो क्या रहा है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स लग रहा है। तो एक बात जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि पॉजिटिव इस पर फोर्स लगा रहा है और इसको रेवोल्यूशन करवा रहा है। अब एक बात जरा समझना, जितना फोर्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे लगा रहा होगा। सोचो जरा ध्यान से, उतना ही फोर्स इस न्यूक्लियस पर भी तो लग रहा होगा। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.1 × 10⁻³ kg और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास होता है हमारे पास 6.27 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये हमारे पास 6.24 होता है। देखो ये हमारे पास एक प्रोटॉन का मास होता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे यहां पर हमारे पास 10⁻⁻27 है, यहां पर 10⁻31 है। मतलब जब जब तुम 10⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तब इसके लगभग बराबर पहुंचोगे। जरा समझना, प्रोटॉन का मास हमारे पास 10,000 गुना भारी है लगभग, ठीक है। तो अभी हमारे पास 10,000 गुना भारी, मतलब ये बॉडी बहुत भारी है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए फोर्स का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात जरा बताना, ध्यान सुनना, क्या बताने जा रहे हैं। फिर से यहां पर आप देखो, अगर दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं
तो हमारे पास सबसे पहली बात होगी दोनों पर सेम फोर्स लगेगा। अच्छा, हल्की वाली बॉडी तेज भागेगी, भारी वाली बॉडी स्लो भागेगी। लेकिन अगर इसी में हम कुछ ऐसा कर ले कि अगर ये हल्की वाली बॉडी बहुत हल्की है और भारी वाली बॉडी बहुत भारी है, तब क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर ये हल्की वाली बॉडी बहुत हल्की है तो ये बहुत तेज भागेगी, और भारी वाली बॉडी अगर बहुत भारी है तो ये लगभग ना के बराबर मूव करेगी। मूव तो करेगी लेकिन बहुत कम। मतलब ये जो भारी वाली बॉडी देख रहे हो, इसका जो मोशन होगा वो हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें एक बॉडी बहुत भारी है, एक बॉडी बहुत हल्की है, तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो पूरे सिस्टम के मोशन की स्टडी करनी है तो एक काम कर लो, हल्के वाले पार्टिकल के मोशन की स्टडी कर लो, तो हमें लगभग पूरे सिस्टम के मोशन के बारे में पता चल जाएगा। ध्यान सुनना, हल्के वाले पार्टिकल, सोचो अगर तुम्हें कभी भी यहाँ पर एटम के मोशन के, एटम के अंदर जो पार्टिकल है इनके मोशन की स्टडी करनी पड़ती है, तो किसकी स्टडी करते हो? हल्के पार्टिकल की, भारी पार्टिकल की? हल्के पार्टिकल की करते हो, क्योंकि हल्का ही पार्टिकल तुम्हें मूव होता हुआ लगेगा, भारी पार्टिकल लगभग ना के बराबर मूव होता है। तो यहां पर एक बात समझना, अगर तुम केवल एक पार्टिकल का मोशन देखते हो तो ये कंप्लीट सिस्टम का तो मोशन नहीं हुआ। तो अब इसी चीज को दूर करने के लिए अगर हमारे पास, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक पार्टिकल बहुत हल्का, एक पार्टिकल भारी है, ठीक है, तो अब हम इन दोनों के मास को कंबाइन करके एक रिड्यूस्ड मास बनाते हैं 1/m1 + 1/m2। और अगर हम इस पार्टिकल के मास की स्टडी कर रहे हैं, मतलब इस म्यू की स्टडी करें, तो इस म्यू की हमारे पास जो जो चीजें आएंगी वो चीजें हमारे पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करती हैं। इसे कहा जाता है रिड्यूस्ड मास। ठीक है, ध्यान सुनो, अब हमारे पास जो रिड्यूस्ड मास आता है वो रिड्यूस्ड मास हमारे पास हल्के पार्टिकल के वेट के आसपास आता है। भारी पार्टिकल से नहीं मतलब है, क्यों? मेजर तौर पे मूव कौन करता है? मेजर तौर पे तो हल्का पार्टिकल मूव कर रहा है, भारी पार्टिकल तो लगभग ना के बराबर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जरा सुना, अब यहाँ पर हमारे पास हल्का पार्टिकल मेजर तौर पे मूव कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों के मास को कंबाइन करके एक नया मास निकालें, ये मास हमारे पास क्या बताएगा? ये मास हमारे सिस्टम के पूरे मोशन को एक्सप्लेन करता है और हम इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो अब रिड्यूस्ड मास की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिड्यूस्ड मास की हमारे पास दो प्रॉपर्टी निकल के आती है, जिनमें से पहली वाली तो तुम देख ही चुके हो पिछले टर्म पे। पहली वाली तुमने ये देखी थी कि हमारे पास जो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आती है, ये वैल्यू हल्के पार्टिकल के मास से भी कम होती है। बात समझ आ रही है? मतलब अब हमारे पास जो रिड्यूस्ड मास होगा वो हमारे पास उसका मास लगभग हल्के वाले पार्टिकल के आसपास होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है हमारे पास लाइटर पार्टिकल के मास से। इतनी बात क्लियर है? अब एक बात जरा समझना, अगर हमारे पास दो बॉडीज का सिस्टम है जिसमें से एक बहुत हैवी है, एक बहुत हल्की है, तो अब हमारा जो रिड्यूस्ड मास होगा ये मूव करेगा, हम इसकी स्टडी करेंगे और ये हमारे पास हमारे सिस्टम के बारे में सब कुछ बताएगा कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, मोशन किस तरफ हो रहा है, सब कुछ बताएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो मोशन होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू हैवी बॉडी होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास हैवी बॉडी है, ग्रेटर मास की जो बॉडी है, हमेशा हम उसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन स्टडी करते हैं। सोचो जरा, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टडी करो तो किसके रिस्पेक्ट में? न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कैसे घूम रहा है? गोल घूम रहा है, तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का मोशन इसके रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे जरा सुनो, अब ध्यान सुनना, अभी जितनी बातें बताई सारी बातें दिमाग के एक कोने में करो। ठीक है, एक केस और लेके चलते हैं। ठीक है, वो बातों को तुम्हारी और ज्यादा क्लियर करेगा। फिर इसके बाद जितना बताया है, फिर इसके बाद रिड्यूस्ड मास के बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, फिर तुम फिर से समझना क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, अभी तो हमने यहाँ पर एक केस लिया न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का। सोचो जरा ध्यान से, क्या न्यूक्लियस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा क्या? सोचो, जितना इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उतना ही न्यूक्लियस पे लग रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो वो फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं है कि न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा मोशन करा पाए, तो न्यूक्लियस में हल्का सा मोशन होता है। ठीक है, और उस मोशन को हम लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, एक बात जरा बताओ कि हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं? हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं? प्लैनेट याद है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि वगैरह वगैरह।
सन। किसका किसका आंसर आया? सन। अब देखो हमारे पास एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है। पहले तो जरा अपना सोलर सिस्टम समझ लो। देखो बहुतों को तो वही नहीं पता होगा। देखो ये हमारे पास सन है बड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास प्लैनेट्स आते हैं। देखो यहां पर हमारे पास प्लैनेट आएंगे। सबसे पहले 4 छोटे प्लैनेट आते हैं, फिर यहां पर आती है हमारे पास एस्टेरॉयड बेल्ट, और फिर इसके बाद यहां पे बड़े प्लैनेट्स आते हैं। एक और आता है, जगह नहीं नीचे बनाए दे रहे। देखो ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास जो प्लैनेट आते हैं, हमारे पास आता है इस तरह से। ये हमारी अर्थ होती है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे पास प्लैनेट होते हैं। अच्छा एक बात समझ रहा, चलो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गलत बना है। हमारा जो जुपिटर होता है वो सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, ठीक है, ये सबको पता है। जो जुपिटर है हमारे पास वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब पहले तो एक बात समझ रहा, ध्यान से देखना। अगर मान लो हम यहां पर 2 बॉडीज ले लें, दोनों सेम मास की, बराबर मास, m और ये m, और मान लो ये एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो सोचो जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। तो पहले तो एक बात समझना, जैसे ये तुम देखते हो प्लैनेट का मोशन, प्लैनेट का मोशन कैसा होता है? सन बीच में, सन यहां पर बीच में, और यहां पर हमारे पास सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों? प्लैनेट बहुत छोटे हैं। अगर 2 बराबर मास की हम बॉडीज ले लें और ये एक दूसरे के फोर्स के अंडर मूव करें, तो जरा समझना क्या होगा। अब ये दोनों मास मूव करेंगे क्योंकि दोनों पर बराबर फोर्स लग रहा है, और ये दोनों कुछ ऐसे चलेंगे। जरा देखना पे, ये दोनों हमारे पास कुछ ऐसे मूव करेंगे, एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहेंगे। जैसे देखो ध्यान से, होता क्या है, सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, प्लैनेट के चारों तरफ उनके सैटेलाइट, जैसे हमारा चंद्रमा सैटेलाइट है, ठीक है, हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो जो हल्की बॉडी होती है वो भारी बॉडी के चारों तरफ घूम रही है। क्यों? फोर्स तो दोनों में बराबर लगता है, लेकिन हल्की बॉडी पे वो फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, ज्यादा एक्सेलरेशन जनरेट कराएगा। तो जरा सुनो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, हमारे पास जो भारी बॉडी है वो उस फोर्स से लगभग नहीं हिलती है, बल्कि हल्की बॉडी क्या करती है, लगातार मूव करती रहती है उसी एक फोर्स से। अब जरा सुनो, अगर दोनों बॉडीज बराबर मास की हो गई और अब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो सोचो ये वाली बॉडी क्या करेगी, ये इसके चारों तरफ घूमने का काम करेगी, ये वाली बॉडी क्या करेगी, ये इसके चारों तरफ घूमने का काम करेगी। तो अगर हमारे पास 2 बराबर मास की बॉडीज आएंगी और ये एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका मोशन कुछ इस तरह से होगा, दोनों एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे रोटेट करते रहेंगे। मतलब जरा समझना, अब क्या बॉडीज एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही है? नहीं। ध्यान से सुनो, अगर बॉडीज एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगाती हैं, तो इन बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये बॉडीज उस पॉइंट के चारों तरफ घूमती हैं। आगे देखते हैं थोड़ा। अच्छा एक बात जरा सुनो, अगर मान लो यही हमारे पास बहुत बड़ी बॉडी है, एक बहुत छोटी बॉडी है, अब क्या होगा? अब हमने तो ये देखा है कि छोटी वाली बॉडी बड़ी वाली बॉडी के चारों तरफ घूमती है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। इन दोनों बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होगा, बॉडीज इस मास के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमती है। मतलब ये वाली बॉडी इस सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमेगी, और ये बड़ी वाली बॉडी भी इसी सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमती है। लेकिन अगर ये बॉडी बहुत बड़ी है, तो अब ये जो सेंटर ऑफ मास देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ मास भारी बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ध्यान सुनना, सेंटर ऑफ मास बीच में तब पड़ेगा जब दोनों के मास बराबर होंगे। अगर ये बॉडी भारी है तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, भारी और भारी बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा मोशन आता है जिसमें एक बहुत बड़ी बॉडी एक बहुत छोटी बॉडी, तो ध्यान रखना दोनों बॉडीज, दोनों को मिला करके जो सेंटर ऑफ मास आता है, उस सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाती है। लेकिन कंडीशन क्या आती है, वो सेंटर ऑफ मास लगभग हर केस में इस भारी बॉडी के अंदर ही पड़ता है। अगर वो इस भारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हल्की वाली बॉडी, सोचो अगर ये हल्की बॉडी ना हो तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके सेंटर पे। अब ये हल्की वाली बॉडी आ गई, तो ये जो हल्की बॉडी है ये सेंटर ऑफ मास को थोड़ा शिफ्ट कराएगी, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से थोड़ा शिफ्ट होकर के मान लो यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो अब एक बात जरा समझना, अगर इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है,
तो अब ये वाली जो बॉडी है ये भी तो घूमेगी। तो अब ये जो तुम देख रहे हो ये एक्सिस जो ये इस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो अब हमारी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूमती है, ये भारी बॉडी। तो सोचो अब ये भारी बॉडी किसी बाहर रखे पॉइंट के चारों तरफ नहीं घूम रही है, अपने ही अंदर के पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है, इसी वजह से इसका मोशन हमें दिखता नहीं है। सोचो सन घूमता है, क्या दिखता है तुम्हें? या कभी पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा, क्योंकि यहां पर मेजर तौर पे क्या होता है जरा समझना। अगर मान लो ये प्लेनेट है छोटा सा, तो अब इसका और सन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सन के अंदर पड़ेगा। तो अब ये प्लेनेट क्या करेगा, ये इस सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमता है। सन क्या करता है, सन भी इसी के चारों तरफ घूम रहा है, तो सन का तो हमारे पास रोटेशनल मोशन हो रहा है, जबकि इसका क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। इतनी बात की है। बाकी इन सब प्लैनेट्स के लिए भी यही बात सही होती है, लेकिन अब ये जो प्लैनेट देख रहे हो इसके बारे में एक रिसर्च आई है, कभी गूगल करके देखना मन हो तो। हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट ऐसा है जो सन का चक्कर नहीं लगाता, वो है जुपिटर। बृहस्पति कहते हैं इसको हिंदी में, ध्यान सुनना। ये हमारे पास एक रिसर्च आई है कि अब ये जो जुपिटर है ये सन का चक्कर नहीं लगाता, तो किसका चक्कर लगाता है? देखो ध्यान से। अब एक बात ऐसी हुई, जरा इनको हटाते हैं, बेकार के प्लैनेट है, इनसे कोई मतलब नहीं। अब ध्यान सुनना, अब एक बात ऐसी हुई कि जुपिटर साइज में काफी बड़ा है। अब सोचो यहां पर समझना, अगर हम यहां पर एक बड़ा प्लैनेट लगा दें तो ये सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और बड़ा कर दो तो सेंटर ऑफ मास और शिफ्ट हो सकता है बाहर आ जाए। तो यहां पर अब जरा समझना, अब ये जो जुपिटर है ये इतना बड़ा है साइज में कि इस जुपिटर का और सन का जो सेंटर ऑफ मास है वो सन के सरफेस से बाहर आ गया है। ध्यान रखना, जुपिटर सन से छोटा है लेकिन फिर भी इतना बड़ा है कि इसने सेंटर ऑफ मास को सन के सरफेस से बाहर निकाल दिया। मतलब अब जुपिटर सन का चक्कर नहीं लगाता, सन के और खुद के बीच में जो हमारे पास पॉइंट आया है, हमारा जुपिटर इस पॉइंट के चारों तरफ घूमता है। अब सोचो अगर जुपिटर इस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है तो जो सन देख रहे हो सन भी तो इसके चारों तरफ घूम रहा होगा। मतलब हमारा सन भी कुछ ऐसा ही मोशन करता है जैसा तुम यहां पे देख रहे हो। इतनी बात क्लियर यहां पे। अब देखो यहां पे, इससे हम बताना क्या चाहते हैं, इससे हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडीज के सिस्टम है, कई सारी बॉडीज को मिला के अगर सिस्टम बन रहे हैं, तो उस पूरे सिस्टम की अगर हमें मोशन की स्टडी करनी है तो एक काम कर लो, जो हल्की बॉडी है उसके मोशन की स्टडी करो। क्यों? देखो भारी वाली बॉडी या तो हिल ही नहीं रही है, अगर हिल भी रही है तो बहुत हल्का हिल रही है, जबकि हल्की वाली बॉडी हमारे पास बहुत तेजी से मूव कर रही है। तो सोचो एक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल तेज चल रहा है, एक पार्टिकल नहीं चल रहा है, या चल रहा है तो बहुत स्लो चल रहा है। तो अगर तुम्हें पूरे सिस्टम की स्टडी करनी तो एक काम कर लो, वो जो हल्का वाला पार्टिकल है उसकी स्टडी कर लो, वो लगभग अप्रॉक्स रिजल्ट दे जाएगा तुम्हें पूरे सिस्टम के मोशन के बारे में। बात समझ आई कि नहीं यहाँ पे इतनी? अब ध्यान से सुनना, अगर तुम अकेले एक पार्टिकल की स्टडी करते हो तो वो अप्रॉक्स आंसर देगा। अगर हमें पूरे सिस्टम का एक्यूरेट आंसर चाहिए तो उसी के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां पर रिड्यूस्ड मास का यूज करते हैं 1/m1 + 1/m2 का। अब अगर हम रिड्यूस्ड मास से कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो रिड्यूस्ड मास से होने वाली कैलकुलेशन एक्यूरेट रिजल्ट देती है फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इतनी बात क्लियर? अब ध्यान सुनो, रिड्यूस्ड मास की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि रिड्यूस्ड मास का हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास लगभग हल्के वाले पार्टिकल की मास के बराबर होगी। इसका जो मोशन है वो लगभग हल्के वाले पार्टिकल के मोशन जैसा ही होगा, लगभग जैसा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे ध्यान सुनो, रिड्यूस्ड मास का हम जो मोशन स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हैवी पार्टिकल। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल या तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब या तो स्थिर है या फिर बहुत हल्का सा मूव कर रहा है, तो ये हमें लगभग एक स्टेशनरी पॉइंट मिल जाता है, मतलब एक स्थिर वस्तु मिल जाती है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपने रिड्यूस्ड मास के पार्टिकल का मोशन स्टडी कर सकते हैं। बोलो इतनी कहानी समझ नहीं आती? अब कुछ समझ में आ रहा है कि रिड्यूस्ड मास क्या होता है? देखो पिछले टर्म पे कहा था, अभी आज तुम जरा फॉर्मूले देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगले टर्म पे आके इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, हटा दें। एक बात और देख लो जरा,
केवल दिमाग में बैठा लेना अपनी बात, जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुमने ये टॉपिक पढ़ा, इसी से रिलेटेड है। देखो हमारे पास एक स्टार होता है जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। अभी इसके बारे में चैप्टर खत्म होगा तब बताएंगे कि ये क्या होता है। एक हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार होता है, तो जरा समझना, जब दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कभी अगर आएंगे स्पेस में, तो ये एक दूसरे के चारों तरफ घूमने लगते हैं, बिल्कुल वही मोशन होने लगता है जो ही बताया था, ठीक है। और ये जो हमारे पास रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है, रोटेट करता हुआ जो न्यूट्रॉन स्टार होता है, इसको हम पल्सर कहते हैं, ठीक है। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार तुम्हारा पल्सर कहलाता है। हाँ वही बाइक, ठीक। चलो इसको बस दिमाग में रखना, जब चैप्टर के एंड में बताएंगे न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, तो उसमें जरा ठीक से बताएंगे कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, कब रोटेट करने लगता है और कब नहीं रोटेट करेगा, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से आगे, ठीक है। देखो अब यहां पर रिड्यूस्ड मास के बारे में देखा, तो रिड्यूस्ड मास के बारे में कुछ चीजें देखते हैं जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अभी जो कुछ ही पढ़ा तुमने 15-20 मिनट में, ये सब कुछ तुम्हारे समझने के लिए जरूरी था, इससे तुम्हारा एग्जाम में एक भी नंबर नहीं बढ़ने वाला। हाँ लेकिन अब जो देखोगे उससे एग्जाम में तुम्हारा नंबर बढ़ेगा। देखो ध्यान से, चलो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ध्यान से, हमारे पास हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास क्या होता है। अच्छा, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/μ बराबर 1/m1 प्लस 1/m2। ये सीधा सा रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला है। अच्छा एक बात जरा समझ रहा है, हाइड्रोजन एटम में क्या क्या होता है। देखो कुछ इसी तरह से तो चीजें आती हैं। हाइड्रोजन एटम हमारे पास न्यूक्लियस और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। अच्छा न्यूक्लियस में क्या होता है सोचो, न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के तुमने 3 आइसोटोप पढ़े, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, बाकी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल प्रोटियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरा समझना, अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन पे न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन होता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब केवल 2 पार्टिकल निकले। अगर यहाँ पे केवल 2 पार्टिकल निकले तो उनका रिड्यूस्ड मास कुछ ऐसे तो निकल आएगा। सोचो ना ध्यान से, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला हमारे पास ये रखा हुआ है। चलो देखो, अब यहां पर जो M1 और M2 देख रहे हो, इन्हीं में से एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। चलो मान लेते कुछ भी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को M1 मान लिया और ये जो प्रोटॉन है हमने इसको M2 मान लिया, ठीक है। अच्छा जरा समझ रहे, अभी क्या बता के आए थे, हमारे पास जो रिड्यूस्ड मास होता है उसका मास लगभग हल्के वाले पार्टिकल के मास के बराबर आता है, ये तो देखा था। चलो जरा कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा पहले तो एक बात समझना, अगर ये M1 है और ये M2 है तो हमें इतना तो पता होगा कि अब ये जो M1 है ये हमारे पास बहुत छोटा होगा M2 से। अब ये भी देख के आयो कि हमारे पास जो M1 होता है वो लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। इतनी बात क्लियर है? देखो आगे कैलकुलेशन। अच्छा एक मिनट ना, शायद तुम्हारे नोट्स में कुछ अलग था, ये शायद M2 है और ये M1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो अब यहां पर हमारे पास जो है फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, जरा देखो, तुमने एक ये फॉर्म देखा था फॉर्मूले का, और क्या देखा हुआ था, और देखा हुआ था म्यू बराबर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। चलो देखो अब एक काम करते हैं, ध्यान सुनना, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। चलो एक काम कर लिया, अब देखो यहाँ पर हमारे पास M1 भारी पार्टिकल है, ठीक है, M2 हल्का पार्टिकल है। तो एक काम करते थे, नीचे से M1 कॉमन ले लो, ये M1 आ गया और ये M2 आ गया। हमने नीचे से M1 कॉमन ले लिया तो M1 कॉमन ये 1 बचा, यहाँ पर आ गया हमारे पास M2 अपॉन M1। देखो ध्यान से, M1 से M1 कैंसिल। अब यहां पर क्या बचा जरा देखते हैं, ये हटा दें, सबको याद है ना क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। चलो देखो यहां पर हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई M2 अपॉन 1 प्लस M2 अपॉन M1। अच्छा एक बात जरा देखो,
ये हमारा M1 M2 से बहुत बड़ा है, वहां पर क्या है M2 अपॉन M1। तो एक काम करते हैं, इस M1 को नीचे ले आओ, ध्यान सुनो आप। यहां पर हमें पता है कि M2 हमारे पास M1 से बहुत छोटा है, यहाँ क्या M2 अपॉन M1, तो पूरे में M1 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा M2 और अपॉन में आ गया M1, ये आ गया वेरी वेरी लेस देन 1। सोचो अगर ये 1 से बहुत छोटा है तो सोचो हम इसको 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर दो जरा पे। तो यहां पर हमारे पास म्यू कितना आ जाएगा, ऊपर देखो M2 नीचे 1, अब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ये आ गया 0। तो यहां पर हमारे पास म्यू किसके बराबर आ गया, ये आ गया M2। M2 क्या था, M2 हमारे पास था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ लाइटर पार्टिकल, हल्के पार्टिकल का मास था। तो यहां से एक बात प्रूफ होती है कि हमारे पास जो रिड्यूस्ड मास आएगा, ये रिड्यूस्ड मास हमारे पास लगभग इक्वल होता है मास ऑफ लाइटर पार्टिकल। इसका मास हमारे पास हल्के पार्टिकल के मास के लगभग बराबर होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखो इसमें। अच्छा एक बात जरा समझना, कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि यहां से हमने M1 कॉमन ले लिया तो M1 से M1 कैंसिल हो गया, M2 आ गया हल्का पार्टिकल। आप कुछ सोचोगे अगर हम यहां से M2 कॉमन ले ले तो M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, M1 बच जाएगा भारी पार्टिकल। आ रहा है कि नहीं आ रहा दिमाग में? चलो देखो, इसी वजह से हम इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। अभी करके दिखाना है, देखो तुम भी अपने नोट्स में देख रहे होगे, लाइन खींच के बगल में दूसरे तरह से सॉल्व करा हो गया होगा। देखो सॉल्व चाहे जैसे करो, रिजल्ट में थोड़ा ना कोई चेंज आएगा। देखो जरा एक बार करके देखते हैं दूसरे तरह से सॉल्व, ये हटा दे, देख लो जैसे जो देखना उसमें। चलो हटा दो। देखो अब ये हमारे पास म्यू आ गया, ठीक है। चलो इसमें जरा कैलकुलेशन फिर से देखते हैं। म्यू बराबर आ गया हमारे पास M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान रखना ये दोबारा कैलकुलेशन केवल हम दूसरे तरीके से करके दिखा रहे हैं, एक बार सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन तुम्हारा ये बनता है, कई लोग पूछ लेते हैं हमसे कई बार कि अगर M1 कॉमन लिया तो M1 कट गया, अगर M2 कॉमन लेते तब तो M2 कट जाता, तब तो रिजल्ट बदल जाना चाहिए था, नहीं बदलता। जरा देखो कैलकुलेशन करके देखते हैं। चलो देखो यहां पर हमारे पास आ गया म्यू बराबर M1 प्लस M1 M2। अब एक काम करो M2 कॉमन ले लो, M2 कॉमन लोगे बचा हमारे पास M1 अपॉन में M2 प्लस ये 1 आ गया। अब यहां पर M2 से M2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारे पास म्यू की वैल्यू आ रही है M1 अपॉन M2 प्लस 1। देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या हमारे पास कि M1 बहुत बड़ा है M2 से, तो यहां पर हमें पता चलता है सिंस M2 इज वेरी वेरी लेस देन M1। अब चाहिए क्या, सोचो M1 अपॉन में M2 चाहिए, तो अब यहां M2 से डिवाइड करा दो, तो यहां पर आएगा 1, ये आ गया M1 अपॉन M2। बोलो इतनी बात क्लियर, M2 से हमने यहां डिवाइड करा दिया। तो अब एक बात जरा सोचो, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 इज वेरी ग्रेटर देन 1। अब 1 बहुत छोटा है, तो अब नेग्लेक्ट किसको करोगे, 1 को, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमारे पास रिजल्ट आता है देयरफॉर, अब म्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहां से कर रहे हैं, देखो ये आ गया हमारे पास M1 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास M1 अपॉन M2 प्लस 1। अब 1 बहुत छोटा है, तो हमने अब 1 को नेग्लेक्ट कर दिया और इसकी जगह 0 आ गया। तो यहां पर हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है म्यू इज इक्वल टू, अगर ये 0 है M1 से M1 कैंसिल, ये M2 ऊपर आ जाएगा, तो म्यू बराबर आ गया M2। ध्यान रखना कैलकुलेशन चाहे जैसे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास यहाँ पर जो रिड्यूस्ड मास है वो हमेशा हल्के पार्टिकल के मास के लगभग बराबर आएगा। इतनी बात क्लियर है, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें,
देखो आगे एक बात और देख लो। देखो यहां पर हमारे पास आता है रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम। चलो देखो, अच्छा पॉजिट्रोनियम क्या होता है? देखो ध्यान से, ये भी हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, लेकिन ये कैसे बनता है जरा समझते हैं। देखो पॉजिट्रोनियम हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन का। प्रोटॉन नहीं लिखा है, ध्यान देना, पॉजिट्रॉन लिखा है। अब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ध्यान देना, ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं। एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके मास बराबर होते हैं, जिनकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग बराबर होती हैं, केवल चार्ज अपोजिट होते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखना, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग बराबर होती है, लगभग, ठीक है। आगे देखो, तो एक बात समझना, अब जो मास इलेक्ट्रॉन का है वही मास तो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन का भी होगा, ठीक है, जो मास इलेक्ट्रॉन का है वही मास तो पॉजिट्रॉन का भी होगा। तो एक काम करते हैं, रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला पता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे रखना क्या है, दोनों की जगह m और m रखना है। तो यहाँ पर हमें पता है m1 बराबर होगा m2 के, ये बराबर होगा m के, उठा के रख दो। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी m इंटू m, अपॉन में आ गया m प्लस m। तो यहाँ पर म्यू बराबर आ गया हमारे पास m स्क्वायर अपॉन 2m, m से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास m अपॉन, ये हमारे पास होता है रिड्यूस्ड मास, ठीक है। अच्छा ये क्यों कराया, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन में तो कुछ सीखने को मिला था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, एक बहुत हल्का पार्टिकल, एक बहुत भारी पार्टिकल, रिड्यूस्ड मास हमेशा हल्के पार्टिकल के बराबर आएगा। देखो भैया यहां से भी तुम्हें सीखने को मिला, तुम्हें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है क्या, कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स सेम मास के हैं तो उनका रिड्यूस्ड मास क्या होगा, हमेशा m अपॉन 2 होगा, हमेशा, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास, ठीक है, ध्यान रखना, अगर दो पार्टिकल सेम मास के हैं तो उनका रिड्यूस्ड मास क्या होगा हमारे पास, m अपॉन 2, ठीक। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो बताओ पॉजिट्रोनियम का रिड्यूस्ड मास क्या होगा। तो तुम्हें दिख रहा है अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो पॉजिट्रोनियम का रिड्यूस्ड मास क्या होता है, m अपॉन 2। बस तुम्हें यहाँ पे m अपॉन 2 करके आंसर टिक कर देना है। बात समझे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस होती है इन आर्टिकल्स की, ठीक हो गया। आगे बढ़े, देख लो एक बार जो देख लो अपने। देखो आगे, देखो अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा इस चैप्टर में, ये सब कुछ इस चैप्टर का बेसिक था। सेंट्रल फोर्सेस में तुम्हें इतना पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेंट्रल फोर्सेस का एक बेसिक टर्म पढ़ेंगे। सेंट्रल फोर्सेस बेसिकली कहां अप्लाई हो रहे हैं, देख के आ चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में। सबसे पहला एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था, ध्यान रखना। अब तुम्हें सेंट्रल फोर्स का एप्लीकेशन ग्रेविटेशनल फोर्सेस में करना है, ठीक है, कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होते हैं, इनका क्या नेचर होता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कब काम करेंगे, कब काम नहीं करेंगे, कब वैलिड है, कब नहीं वैलिड है, ये सारी चीजें अब सीखेंगे। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम सबसे पहले सीख के आए हो कि न्यूटन का फोर्स था, देख लेते हैं उसके बारे में, आसान सी बात है। देखो अब यहां से तुम्हारे पास चीजें बहुत आसान शुरू हो रही है, ठीक है, वही जो 11 में पढ़ के आए थे, काफी हद तक तुम्हें वही चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन बस वहां पे और यहां पे फर्क क्या होगा, वहां पर तुमने केवल टर्म्स पढ़े थे, एक्सप्रेशन पढ़े थे। अब यहां पर उन हर एक एक्सप्रेशन का मीनिंग सीखोगे, हर एक चीज का यहां पे एक्सप्लेनेशन सीखोगे।
देखो ध्यान से, तो देखो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास r है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2 के। ये फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, मतलब 1/r²। इतनी बात क्लियर है। अब दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि पता है अगर प्रोपोर्शनलिटीज आती है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये आ जाएगा m1 m2/r²। ठीक है, अब पता है प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट लगेगा, तो ये आ गया F बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आगे जरा समझते हैं, देखो ध्यान से, देखो अब यहां पर कुछ चीजें G के बारे में समझ लो कि हमारे पास एक कैपिटल G क्या होता है। कैपिटल G हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो यहां पर हमारे पास जो G देख रहे हो, G की वैल्यू निकल करके आती है, वैल्यू ऑफ G आएगी हमारे पास 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा जरा देखो यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चीजें प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर तुम G की यूनिट भी देख सकते हो क्या आएगी। सोचो जरा, अब G की यूनिट निकालनी है तो G को यहाँ रखो, बाकी सब यहाँ भेज दो। r² ऊपर आ जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा। तो सोचो यहाँ यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। सोचो G का फॉर्मूला क्या आया, r² ऊपर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास Fr²। m1 m2 नीचे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास m1 m2। सोचो यूनिट ऊपर है फोर्स, फोर्स आता है न्यूटन में, तो यहां पर हमारे पास यूनिट आ जाएगी न्यूटन। फिर है r² हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। नीचे जरा देखो, ये हमारे पास है m1 m2 मास किलोग्राम, तो यहां पर आ गया हमारे पास kg²। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, अच्छा अभी इसमें आने वाले टाइम में 1-2 क्लासेस के बाद तुम्हें इसके बारे में, कैपिटल G के बारे में एक बात और बताएंगे। अब ये जो कैपिटल G देख रहे हो, इसे तुमने अभी तक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है ना, मतलब एक कांस्टेंट पढ़ा है, लेकिन अभी आगे चल के देखोगे ये ओरिजिनली अब कांस्टेंट नहीं है, या पहले भी नहीं था, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो लगातार कम होती चली जा रही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे। यहां पर पढ़ रहे हो तो ये बात कहीं अपने दिमाग के कोने में डाल दो कि G क्या है, एक वेरिएबल है जो लगातार कम होता चला जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये हमारे पास एक थ्योरी है केवल, अभी इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में क्या लगाओगे, G इज अ कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे, अब इतना तो तुम पहले ही पढ़ के आए थे, इतना तो तुमने 11th में ही पढ़ा हुआ था, लेकिन जरा समझना, ये जो यहां पर न्यूटन ने रिजल्ट निकाला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये कहां से आया? ये जो न्यूटन ने रिजल्ट निकाला F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये कहां से आया? अब देखो ये सारी चीजें तुम अभी देखोगे, आने वाले टाइम में तुम्हारे पास लॉ आएंगे केपलर के। कुछ याद है 11th क्लास में पढ़े थे केपलर्स लॉस। तो अब न्यूटन ने इन्हीं केपलर्स लॉस की हेल्प ली और फिर यहां पर न्यूटन ने अपने रिजल्ट निकाले। ध्यान रखना, न्यूटन ने इन्हीं केपलर्स लॉस की हेल्प से यहां पर ये 2 रिजल्ट निकाले। तो हम यहां पर अभी इनको देखोगे कि ये दोनों रिजल्ट कहां से आते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो यूनिवर्स के बारे में जितनी थ्योरी आई है, इनके बारे में अपने दिमाग में क्रोनोलॉजी बैठा लो। क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस। तुम्हें एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, कब क्या कैसे हुआ। देखो तो चीजें पढ़ने में जरा समझ में आएगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि न्यूटन के लॉ पहले आए कि केपलर के लॉ पहले आए। तुम यहां पर देखोगे कि न्यूटन की हेल्प से हम केपलर के लॉ ही प्रूफ करेंगे, केपलर की हेल्प से न्यूटन का लॉ भी लेके आएंगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कौन क्या हुआ कैसे हुआ। देखो ध्यान से,
सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट हुए, जैसे एरिस्टोटल, अरस्तु वगैरह। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पूरे यूनिवर्स में अर्थ सेंटर पे है और बाकी सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। प्लैनेट है, स्टार है, मून है, कुछ भी है, सब कुछ इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब देखो, तुम्हें पता है ये बात बहुत गलत है, लेकिन जरा सोचो, बिल्कुल शुरुआत में जब साइंस थी ही नहीं, तब तो ऊपर देख के यही लगता होगा। रात में देखो तो मून अभी यहां पर है, 4 घंटे बाद कहीं और पहुंच जाएगा। दिन में देखो सन यहां पर है, 3-4 घंटे बाद कहीं और दिखेगा। तो अगर तुम नॉर्मल देखोगे और फिर उसमें तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो सबसे पहला रिजल्ट यही निकल के आना था जो शुरुआती साइंटिस्टों ने बताया था कि हमारे पास अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और सब कुछ इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, कोपरनिकस। इनको साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, जूलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अरे भूगोल वैज्ञानिक। देखो ध्यान से, कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि अर्थ सेंटर नहीं है, हर चीज का सेंटर है सन। ठीक है, इन्होंने बताया कि सन सेंटर है और बाकी सारे प्लैनेट्स हमारे पास इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर केपलर के बाद 2 साइंटिस्ट आए, एक आए, सॉरी, कोपरनिकस के बाद 2 साइंटिस्ट आए, एक आए केपलर और आए उन्हीं के साथ गैलीलियो। ये दोनों लगभग साथ के थे, फर्क होगा तो 100-200 साल का होगा बस। हाँ, छोटा ही है, 100-200 साल। देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास कोपरनिकस के बाद केपलर आए। दिन सुनो, कोपरनिकस ने ये तो बता दिया कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं ये नहीं बताया। अच्छा, कैसे मतलब कि उनकी ऑर्बिट कैसी है, वो एक इलिप्स में घूम रहे हैं कि सर्कल में घूम रहे हैं, कि कैसे घूम रहे हैं, कि स्क्वायर शेप में घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, ये जरूर बता दें कि प्लैनेट घूम रहे हैं। तो अगर यहां पर प्लैनेट घूम रहे हैं, तो अब केपलर ने शुरू करी स्टडी कि प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं। तो केपलर ने अब ये बताया कि प्लैनेट का मोशन कैसे होता है और उस पर अपने 3 लॉज दिए। पढ़ते आ रहे हो ना 11th क्लास में, प्लैनेटरी लॉज ऑफ केपलर, कुछ याद है, या केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो यहां पर केपलर ने बताया कि कैसे मूव करते हैं। अब ये हमारे पास मोशन की फिजिक्स शुरू हो गई है। ठीक है, फिजिक्स में मोशन शुरू हो गया है, तो गैलीलियो आए। फिर गैलीलियो ने क्या बताया, गैलीलियो ने ये सारी चीजें स्टडी करी, गैलीलियो ने कई सारे नए प्लैनेट खोजे। क्यों? अच्छा, एक बात और सुन लो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये सबको पता होता ना कि दूरबीन का, टेलीस्कोप किसने खोजा? गैलीलियो ने। सही नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए तो सही है, वैसे सही नहीं है। गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप को यूज करा था हेवनली बॉडीज देखने के लिए। हेवनली बॉडीज मतलब हमारे पास आउटर स्पेस की बॉडीज, स्टार, प्लैनेट, ये सब देखने के लिए, ये सारी चीजें देखने के लिए सबसे पहले गैलीलियो ने यूज करा था टेलीस्कोप का। ठीक है, अच्छा, उसके पहले हम उसे टेलीस्कोप कहते भी नहीं थे, उसके पहले केवल वो एक डिवाइस था जिससे हम दूर की चीजें देख सकते थे। गैलीलियो ने उसमें इंप्रूवमेंट करा और उसे बहुत बड़े लेवल पे यूज करके दिखाया। इस वजह से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गैलीलियो ने इन्वेंशन करा टेलीस्कोप का। ठीक है, अब आगे गैलीलियो ने भी क्या करा, मोशन की स्टडी करना शुरू कर दिया। और मोशन में सबसे जरूरी बात होती है इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया ही तो रेस्ट में रखी बॉडी को रेस्ट में रखता है और मूव कर रही बॉडी को मोशन करवाता है। तो इनर्शिया को देने वाला कौन था यहाँ पे? गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया का, जड़त्व का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उस इनर्शिया पे लॉ बनाया आकर के न्यूटन ने। अब देखो, इनके बाद आते हैं हमारे पास न्यूटन। इन सबके बाद आते हैं हमारे पास न्यूटन। न्यूटन ने यहां पर सारे मोशंस, ये सारी चीजें जो हुई थी, जो अब तक खोजी गई थी, उन सबकी स्टडी करी, चीजें देखी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और फिर अपने 3 लॉ निकाले मोशन के, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अच्छा, एक बात समझना, न्यूटन ने ये 3 लॉ तो निकाले, लेकिन न्यूटन ने एक बात और बताई। कोपरनिकस तो केवल इतना बता गया कि प्लैनेट घूम रहे हैं,
ये बता गए केपलर कि प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं, न्यूटन ने बताया कि प्लैनेट क्यों घूम रहे हैं। देखो जरा, ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं किसी स्टार के चारों तरफ। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये क्रोनोलॉजी अपने दिमाग में ठीक रखोगे, क्यों जरा समझना, क्योंकि जब हम यहाँ पर न्यूटन अभी आगे चल के केपलर के लॉस कराएंगे, तब तुम उसी में आगे देखोगे न्यूटन्स डिडक्शन फ्रॉम केपलर्स लॉ, मतलब न्यूटन ने केपलर्स लॉ से क्या क्या रिजल्ट निकाले। इन्होंने 3 लॉ तो दे दिए, उन 3 लॉ से न्यूटन ने क्या क्या रिजल्ट निकाले, फिर उसमें देखोगे न्यूटन्स इंप्रूवमेंट, न्यूटन ने केपलर के लॉ में क्या इंप्रूवमेंट करा। ठीक है, मतलब केपलर के लॉ पहले आ चुके थे, तभी तो न्यूटन ने यहाँ पे करा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्रोनोलॉजी दिमाग में बैठाना जरूरी है, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो बच्चों वाली बात थी, हटा दें, आगे आगे बढ़े। चलो देखो आगे। अच्छा एक बात जरा देखो, अब यहां पर देख लो तो आज सारी थ्योरी कंप्लीट कर लो अपनी, फिर तुम्हारा सिलेबस अगले टर्म से शुरू करेंगे। देखो जरा एक थ्योरी और देखो, यहां पर कैपिटल जी के बारे में तुम्हें बताया था। कैपिटल जी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब पूरे स्पेस में इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अभी यहां पर तुम्हें प्लैनेट बना के दिखाए थे, मतलब तुम चाहे जिस प्लैनेट पे चले जाओ, प्लैनेट से बाहर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, जी की वैल्यू नहीं बदलेगी, ये हमारे पास वही रहेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। लेकिन जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में तो कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट नहीं है। अब टाइम कांस्टेंट मतलब जो टाइम के साथ भी कांस्टेंट रहे। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब जो यूनिवर्स में बदलने, यूनिवर्स में आने वाले चेंज से कांस्टेंट रहे। अच्छा जरा समझना, देखो थोड़ा ठीक समझ लो। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, ये हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। टाइम कांस्टेंट मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, या जो भी था हमारे पास, हमारा फ्यूचर है या हमारा पास्ट था, कहीं पर भी इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जी की वैल्यू टाइम के हिसाब से कांस्टेंट नहीं है। जरा समझना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जा रही है। अब ये थ्योरी किसने दी, ध्यान से देखो, ये थ्योरी दी है एक साइंटिस्ट ने, डिराक ने। ठीक है, ये डिराक के बारे में तुम बहुत पढ़ोगे, 3rd ईयर में तुम्हारे पास तो पूरी थ्योरी है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो वहां पे तुम आगे पढ़ोगे। इनकी एक कहानी बस सुन लो। ठीक है, कि यहाँ पर डिराक ने बताया कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम आगे समय बिताते जा रहे हैं, वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती चली जा रही है। अब ये कहानी कैसे, देखो दादा एक बात जरा देखो, अच्छा कभी ये सुना है, ये मान लो हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मून है। कभी ये सुना कि हमारा जो मून है वो अर्थ से लगातार दूर होता चला जा रहा है। दूर होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बुढ़ापे तक चला जाएगा, वो दूर होता जा रहा है। ये मतलब है कि लगभग हर साल ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर अर्थ से दूर हो रहा है। ठीक है, हर साल ये लगभग इतने सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो तुम अपना बुढ़ापा भी देखोगे, ठीक है, तो आज के 40 साल 50 साल 60 साल बाद भी ये सिर्फ हमारे पास कुछ ही मीटर दूर जाएगा, कुछ मीटर भी नहीं हो पाएंगे। तो एक बात समझना, अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ये समझते हैं कि ये हमारे पास मोशन क्यों कर रहा है। देखो ध्यान से, हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगी तो जैसे ही सर्कुलर मोशन शुरू होगा वैसे ही हमारे पास एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा। वो आउटवर्ड फोर्स होता है mv²/r। m क्या है, हमारे मून का मास, r क्या है, सेंटर से दूरी। ठीक है, लेकिन अब अगर सर्कुलर मोशन शुरू होता है और ये फोर्स लग रहा है,
तो अगर अकेले ये फोर्स लगेगा तो ये तो बाहर खींच लेगा चीजों को। तो अगर हमें सेंटर की तरफ कोई फोर्स मिल जाए तब तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले जाएगा। अब सोचो सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, ये अर्थ मून को ग्रेविटी की वजह से खींच रही है, तो हमारे पास सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये फोर्स लगता है यहाँ पे। तो एक बात जरा समझना, ये जो फोर्स देख रहे हो सेंटर की तरफ, ये जो फोर्स देख रहे हो बाहर की तरफ, तो यहां पर एक बात देखी कि अब ये जो मून है वो मून अर्थ से लगातार दूर होता चला जा रहा है, ठीक है। और ये भी कि नहीं, ये सदियों पुरानी बात है, बहुत पहले से मून लगातार दूर जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि अभी तुरंत होने लगा, तुम जागे और होने लगा ऐसा कि एक सुबह सुबह बुरी खबर मिल गई। कोई बुरी खबर नहीं है ये हमेशा ऐसा चलता चला आ रहा है, ठीक है। और हमेशा से पहले से होता आया है। जो प्लेनेट पास थे अल्टीमेटली वो दूर हो ही रहे हैं। अब ध्यान सुनना, ऐसा क्यों? इसके पीछे साइंटिस्टों ने सोचा थोड़ा, तो मून की वेलोसिटी देखी गई। मून की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं दिखा। जो आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले थे वही आज भी है। बाकी कुछ तो चेंज हो ही नहीं सकता, मास चेंज हो नहीं सकते। तब यहां पर पता चला, अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये टाइम बढ़ने के साथ साथ कम होता जा रहा है। सोचो जब ये कम होगा तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स भी कम होता चला जाएगा, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होता चला जाएगा, तभी हमारी बॉडी क्या करेगी, बाहर भागेगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से पता चला कि हमारे पास जो जी है ये टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ ये लगातार कम होता चला जा रहा है। इतनी कहानी समझ यहाँ पे, इतना क्लियर हो सकता, ठीक है। चलो ध्यान रखना, ये सिर्फ इसलिए करा देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये थ्योरी किसने दी, डिराक ने दी है, ठीक है। बस तुम्हें एक नाम याद रखना है साइंटिस्ट का, ठीक है। हो सकता है शायद कभी एग्जाम में फंस जाए तो, क्योंकि जब तुम अपने सिलेबस की बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें भाई ये एक स्टेटमेंट की तरह लिखा हुआ दिखेगा, बाकी कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। आगे देखो इसमें, देखो इसमें और क्या सीख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज और देख लो तो तुम्हें इसके बारे में और बातें पता चलेंगी, ठीक है। एक हमारे पास थ्योरी आती है यूनिवर्स के फॉर्मेशन की थ्योरी, ठीक है। हमारे पास आती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। देखो एक सबसे पॉपुलर जो थ्योरी है वो हमारे पास है बिग बैंग थ्योरी। ये लगभग सभी को पता भी होगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी ये है कि हमारे पास जब शुरुआत में कुछ भी नहीं था पूरे स्पेस में, तब हमारे पास एक मटर के दाने जितना एक छोटा सा पार्टिकल बना। उस छोटे से पार्टिकल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ तो चारों तरफ एनर्जी की एक वेव फैलने लगी, एनर्जी की एक तरंग चारों तरफ दौड़ने लगी। अब वो एनर्जी ही क्या करने लगी, धीरे धीरे मास में कन्वर्ट होने लगी। देखो ध्यान से, एक तुमने फॉर्मूला सीखा होगा E बराबर mc²। इसके बारे में कुछ पता हो जाना पता है, फॉर्मूला सबको पता होता है, इवन छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, E बराबर mc²। अब ध्यान सुनना, ये जो c² देख रहे हो तो कांस्टेंट है, मतलब जो E देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। इसको हम इस फॉर्मूले को कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यही फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है कैसे एनर्जी से मास और मास से एनर्जी बन सकती है, ठीक है। खैर अभी इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, ये तुम्हें थर्ड ईयर में पढ़ना है। ये हम बता क्यों रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तुम बिग बैंग को एक बार समझ लो। देखो बिग बैंग क्या होता है, हमारे पास एक छोटे से मटर से दाने में विस्फोट हुआ, कस के ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ एक एनर्जी की वेव फैल गई। अब वो जो एनर्जी की वेव फैली हमारे पास, वही एनर्जी की वेव धीरे धीरे मास में कन्वर्ट होती गई और मास से तुम्हारे इतने बड़े बड़े प्लैनेट, स्टार, ये सारी चीजें बन गई, ठीक है। अब एक बात जरा समझना, ये हमारे सिस्टम के पूरे यूनिवर्स के फॉर्मेशन में बिग बैंग में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं। देखो ध्यान से, इसमें भी हमारे पास यहां पर दो कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं। क्या क्या होते हैं देखो, पहला आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन थ्योरी, और दूसरा आता है हमारे पास SHM एक्सपेंशन थ्योरी। SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ याद है कि नहीं याद है?
तो देखो अब ये थ्योरीज क्या क्या और कैसे कैसे बताती है, देखो ध्यान से। इस थ्योरी में माना गया कि हमारे पास बिग बैंग में ब्लास्ट हुआ, अब ब्लास्ट के बाद हमारा यूनिवर्स लगातार फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। यह है कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन थ्योरी। अच्छा, एक है एसएचएम थ्योरी। एसएचएम क्या होता है सोचो, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल को अगर यहां से हिला दो तो पार्टिकल कुछ दूर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, और ये लगातार इस तरह से एसएचएम करता रहेगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसएचएम कुछ याद है? सरल आवर्त गति पढ़ते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है सोचो, अब एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की वजह से उसमें इतनी एनर्जी थी कि चीजें क्या हो रही हैं, एक्सपैंड होती चली जा रही है। अब सोचो उस ब्लास्ट की एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म होगी, और अगर खत्म हो गई तो हमारे पास जो है प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स में क्या हो रहा है, इन प्लैनेट्स के पास मास है, प्लैनेट्स तो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो जब वो एक्सपैंड होने की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो सभी प्लैनेट्स मिलकर के, सभी स्टार्स मिलकर के क्या होंगे, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और फिर से यूनिवर्स क्या होगा, उसी मटर के दाने जितना हो जाएगा, फिर ब्लास्ट होगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर वापस आएगा। इसे कहते हैं एसएचएम थ्योरी। ये दो थ्योरी है, कुछ सच न मान लेना कि थोड़े दिनों बाद ऐसा होने वाला है। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलो, आज तुमने कहानी बहुत सुन ली, लेकिन बहुत जरूरी बात थी चीजों को सही तरीके से समझने की, ठीक है। अब बाकी अगले टर्म पे